तो आज के सेशन में हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि पिछले साल पेपर पूछे गए हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए जीके जीएस और जो संबंधित हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं जिस सेगमेंट में, चाहे आपका बीएससी पेपर का हो चाहे या बीए का हो, ठीक है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सब में कॉमन होते हैं। तो मैंने सोचा कि जो है यूजी के लिए कुछ कॉमन फैक्टर जैसे बी और बीएससी दोनों के लिए कॉमन कुछ यहाँ पे हमने बनाने की प्रयास किया है। बाकी फ़िज़िक्स का जो है बीएससी का हम यहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ अलग से देखेंगे, और साथ ही साथ में बीए का आपका यहाँ पे इंक्लूड जो है 70 to 75% आपका सेगमेंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी 20 to 25% हम सेगमेंट बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी बीकॉम में भी आपका जीके जीएस का यहाँ पे कंप्लीट होता है कोर्स, ठीक है। उसके बाद जो उसके बचता है, ठीक है, हम उसको वहाँ पे अलग से यहाँ पे डिस्कशन करवा देंगे। तो ओवरऑल ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो कि बी और बीएससी एंट्रेंस दोनों के एग्ज़ाम के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर ये पेपर हमारा तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मध्य इतिहास से पूछा जाएगा, मध्यकालीन इतिहास से, तो सिर्फ आपको याद रखना है कि आगरा की स्थापना किसने करवाई थी, तो सिकंदर लोदी ने करवाई थी, ठीक है। कई बार हम जहांगीर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो ठीक है, जहांगीर जो है ताजमहल वाला। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में और सिकंदर लोदी के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से 3 के प्रश्न यहाँ पे बन गए हैं। अगला प्रश्न अगर जो पूछे जाने की संभावना बनती है तो यहाँ पे मुग़ल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ठीक है, और आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में मुग़ल काल के नील की खेती होती थी। इसमें से प्रश्न जो है बनने की संभावना कम है। मुग़लकालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे, इम्पॉर्टेंट है। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। एक एक शब्द आप यहाँ पे रट लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 या 3 प्रश्न जो है एंशिएंट हिस्ट्री से, 2 या 3 प्रश्न जो है मिडिवल हिस्ट्री से, 4 या 5 प्रश्न जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, और वही 4 व 5 जो है जो आपके इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, ठीक है, वो चीज़ें, डेट, महात्मा गांधी संबंधित, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, तो उसको हम अभी 1 बाय 1 करके डिस्कशन करते चलेंगे, ठीक है। तो आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था, और आगरा का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास एवं मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शाहजहाँ ने, कई बार पूछता है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, लेकिन आपको याद रखना है कि आगरे का ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, ठीक है। इसके बियॉन्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसको आपको यहाँ पे याद रख लेना है, क्योंकि एक ही जगह जो है कलेक्ट करके सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो बन सकता है इससे, 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी अर्थात जालौन ज़िला को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था, इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल और टोडरमल उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल कालपी से संबंध था। यहाँ से बीरबल का राजमहल, माफ़ कीजिएगा, रंग महल तथा मुग़लकालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। शर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शर्की सल्तनत के दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता था, सिराज ए हिंद कहा जाता था। 1613 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राय की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर तथा मेहंदी बाग में आज भी विद्यमान है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा है, किस तरीके से मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ, मतलब उसको तो आपको दिमाग में कंठस्थ ही कर लेना है। बाकी ये जो प्रश्न है आपको यहाँ पे एक एक नज़र जो है सरसरी निगाहों से देख लेना है। बाकी प्रश्न जो है यहाँ पे तितर बितर हैं। देखिए प्रश्न जो पूछा जाएगा वो एक एक प्रश्न जो है करके पूछा जाएगा, तो आप
अगर आप इसको यहाँ पे याद रखे रहेंगे तो वो क्लिक हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। जब प्रश्न सामने आएगा वो चीज़ें क्लिक हो जाएंगी, बशर्ते आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। अगर नहीं होता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है। स्पीड बढ़ाकर 2 बार देख लीजिए। 2 बार से क्या होता है, एक बार थोड़ा सा दिमाग में समझ में आता है, दूसरी बार हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है, तीसरी बार जब वो सामने आता है तो हम वहाँ पर पहचान लेते हैं। इसी प्रकार से अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट जो है कि शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। और अगर अगली बात किया जाए तो 1573 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक यह मुग़ल काल साम्राज्य की राजधानी रही। आगरा सीकरी से पुनः दिल्ली राजधानी शाहजहाँ के द्वारा परिवर्तित की गई थी, इम्पॉर्टेंट है। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, ये इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों के पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली थे। वहीं अगर बात किया जाए तो सिकंदरा में मुग़ल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1613 ईस्वी में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। वहीं बात किया जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप यहाँ पे रख लीजिएगा कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। वहीं जौनपुर के जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट श्रेणी के जो परिप्रेक्ष्य में आते हैं, जौनपुर के अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि झंझरी मस्जिद पूछी भी गई है, ठीक है। झंझरी मस्जिद को आपके यहाँ पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि झंझरी मस्जिद तथा अटाला मस्जिद इसका निर्माण किसने करवाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने करवाया था। वहीं बात किया जाए तो बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई से 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था, वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे और बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठा का राज्य स्थापित था। वहीं बात किया जाए तो 1756 ईस्वी में अंग्रेजों व मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1756 में अंग्रेज़ और मुग़ल शासक के बीच में द्वितीय जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। 1775 ईस्वी में सिराजुद्दौला शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफ़-उद-दौला अवध का नवाब बना, ये इंपॉर्टेंट है। आसफ़-उद-दौला ने अंग्रेज़ों के फैज़ाबाद की संधि 1775 ईस्वी में कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। वहीं बात किया जाए तो आसफ़-उद-दौला ने 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, आसफ़-उद-दौला ने करवाया था। वहीं बात किया जाए कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया था तथा शर्की साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। वहीं बात किया जाए फतेहपुर सीकरी में पंच महल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा तथा इस्लाम खान की मकबरा अकबर ने बनवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है इस्लाम खान का मकबरा आदि जो है अकबर ने बनवाया था। वहीं अगर बात किया जाए तो आगरा में जहांगीर का महल अकबर ने बनवाया था और सिकंदरा में मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। वहीं बात किया जाए शेरशाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई, जिनमें 2 उत्तर प्रदेश में स्थित है और आगरा से बुरहानपुर तक तथा आगरा से चित्तौड़ तक। वहीं बात किया जाए तो बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, किनके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलता हूँ तो इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर जाना चाहिए कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1529 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हाया और 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। वहीं बात किया जाए तो फिरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर के अतिरिक्त एक और नगर फिरोजाबाद की स्थापना की थी और अवध सूबा 1722 ईस्वी में शहादत खां बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था। वहीं बात किया जाए कि अवध की राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ आसफ़-उद-दौला ने कर दी थी और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना मालिक सरवर अर्थात सरदार ख्वाजहाँ ने की थी। वहीं बात किया जाए
मुग़ल कालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं और संभल के जामा मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है समाप्त होता है। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको तो आपको यहाँ पे रट लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। यही प्रश्न जो है घूम फिर के यही प्रश्न पूछे जाए। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेरठ और सहारनपुर से। वहीं दूसरा प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद के बेलन घाटी, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है प्रश्न बनता है, यहाँ पे कई चीज़ें यहाँ पे बन जाती है कि उत्तर प्रदेश में जो पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में स्पेशली इलाहाबाद के बेलन घाटी में, सोनभद्र के सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया नामक पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी दे सकता है। इसी प्रकार से जो है पूछा जा सकता है कि बेलन नदी घाटी के पुरा स्थलों की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है प्राचीन इतिहास से संबंधित उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए। इसी प्रकार से बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिर पंजर कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रतापगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र, सराय नाहर राय और महदहा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि नवीन खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है आप इलाहाबाद से संबंधित कुछ यहाँ पे देख लीजिएगा तथ्य को, और बाकी जो मैं इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से 8000 से 9000 ईसा पूर्व मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बात किया जाए मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्खनन में नव पाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। वहीं बात किया जाए तो आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे, जिनके नाम थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ठीक है। तो जो 16 महाजनपद थे उनमें 8 महाजनपद जो है वो मध्य देश, जिसे वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, ठीक है। इसी प्रकार अगर बात की जाए तो कुशीनगर पर हुड़ों के आक्रमण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आएगा एंशिएंट हिस्ट्री से तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो कुशीनगर में, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। कुशीनगर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कालसी जो वर्तमान उत्तराखंड में है, अशोक का 14वां शिलालेख प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा जो कि है डेफिनेटली इससे पूछे जाने के चांसेस 100% है कि अशोक का 14वां शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालसी में, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है जो तृतीय शती ईस्वी के शासक शिववर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है। सिर्फ आपको याद रखना है कि अशोक का 14वां शिलालेख कालसी में है, ठीक है, कालसी से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। तो इस तरीके से भी पूछा सकता है कि गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन कहाँ पर व्यतीत हुआ है, तो सन्यासी जीवन जो था वो उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का पालना। इसी प्रकार से अगला हमारा है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल राज्य में व्यतीत किए हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती बांदा के समीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे है कि चेदी महाजनपद की राजधानी कौन थी, शक्तुमती थी, ठीक है। ये हमने देखा। उत्तर प्रदेश को बौद्ध का पालना कहा जाता है। अशोक का 14वां शिलालेख जो है वो कालसी में प्राप्त हुआ है। और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। ये जो है इस तरीके से प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न था कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में, जो कि उस समय
मध्य देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये जो 8 देश थे, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही थे। ठीक है, तो ये 5-6 प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? तो अयाज्यसा था। ठीक है, अयाज्यसा। और इसी प्रकार से बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में करवाया था। और जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी। और अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के जो हैं प्राप्त हुए हैं। अहिच्छत्र से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल, जिनका काल था 606 से 647 ईसा पूर्व में, कन्नौज नगर महोदय श्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि विष्णु पुराण धर्म अगर देखा जाए तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को क्या कहा दिया गया है? महादेव बताया गया है। तो ये पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आपको यहाँ पे देख लेना है कि विष्णु धर्मोत्तर जो है ये क्या है? कन्नौज को महादेव के नाम से बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगला प्रश्न देखें तो कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर, पतिहार, पालो एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 7वां प्रश्न होगा। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट श्रेणी में, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये 7वां प्रश्न होगा कि त्रिकोणीय संघर्ष में जो कन्नौज पर जो आधिपत्य साबित करने के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उनमें कौन कौन से राजा या फिर कौन कौन से जो है शामिल हुए थे? तो इनमें गुर्जर, प्रतिहार शामिल हुए थे, पाल एवं राष्ट्रकूट। ठीक है, ये 3 जो हैं बस जो है शामिल हुए थे। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। 1018 से 1019 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अहरौरा, जो कि वर्तमान समय में मिर्ज़ापुर में है, मिर्ज़ापुर से अशोक का लघु शिलालेख तथा सारनाथ, वाराणसी एवं कौशाम्बी, इलाहाबाद के समीप लघु स्तंभ लेख मिला है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक की जो राजकीय घोषणाएं हैं जिन स्तंभों में उत्कीर्ण हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हम देखें तो सांची एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। और वहीं प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसे रानी का उल्लेख भी कहते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी और काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वा, जो कि इलाहाबाद में है, में कुमारगुप्त प्रथम के 2 शिलालेख एवं स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख प्राप्त हुआ है। वहीं बात किया जाए तो भीतरी स्तंभ, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है इस समय, पुष्यमित्र और हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख में। वहीं बात किया जाए तो 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में किनके और किनके बीच में हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ये हमारा 9वां प्रश्न होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत ये हमारा 9वां प्रश्न होगा। तो 1194 में हुआ था कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। किनके बीच? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, गढ़वाल नरेश जयचंद के बीच, जो कि कन्नौज के शासक थे, को पराजित किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। वहीं बात किया जाए तो 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था एवं लूटपाट की थी। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर, जिसे वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित किया गया था, वो नष्ट कर दिया गया था। साथ ही साथ अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था और इसी सिंह स्तंभ शीर्ष को स्वतंत्र भारत के राज्य चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। ये कुछ प्रश्न थे, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी मत जाइएगा आप, जब मैं बताऊंगा एक दिन, ठीक है, स्पेसिफिक दिन, 1 या 2 दिन में, तो आपको वहाँ पे जाना है, अपने कोर्स का नाम लिखना है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ठीक है, और मैसेज कर देना है, PDF नीचे लिखकर मैसेज कर देना है। तो वो जो मैं अगर रहूँगा तो मैं आपको दे दूँगा, अगर दूसरा कोई रहेगा तो दूसरा आपको PDF जो है प्रोवाइड करा देगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सामान्य हिंदी के जो 25 प्रश्न जो है हर साल जो पूछे जाने की संभावना रहती है। पेपर पैटर्न मैं बता दूं कि सेम ही रहता है, तो आपको इस चीज़ को लेकर यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगवादी कवि है। देखिए इन सब पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, जो मैं पेपर डिस्कशन करा रहा हूँ अगर उन्हीं को आप रट लेते हैं तो ये मोर देन इनफ होगा, क्योंकि यही बार बार क्वेश्चन जो है हर दूसरे साल पहले साल रिपीट होते हैं। तो मुक्तिबोध अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, ये प्रयोगवादी कवि हैं, ठीक है। बाकी आप निराला,
रामकुमार वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये कौन कौन से कवि हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखिए आप अगर बताएंगे तो डेफिनेटली मुझे भी खुशी मिलती है। इससे क्या होगा कि आपका भी यहाँ पे जो चीज़ें हैं माइंड आप सर्च करेंगे तो वो एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न यहाँ पे निकलने की संभावना रहती है। बीजक किसकी रचना है, सभी जानते हैं कबीरदास की रचना है। रानी केतकी की कहानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ईशा अल्लाह खान। बार बार यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी बोर हो गया हूँ, क्योंकि एक पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे सॉल्व कराते रहेंगे। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से रीतिकालीन कवि नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। बिहारी घनानंद, दोनों को आप जानते ही हैं। बोधा को कोई लोग नहीं जानते होंगे, तो कई लोग नहीं जानते होंगे, तो बोधा भी जो है ये रीतिकालीन कवि हैं। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर ये रीतिकालीन कवि नहीं है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर रीतिकालीन कवि पूछता है तो आप इस यहाँ पे बिहारी, घनानंद या फिर बोधा में से किसी एक को दे देगा। बोधा के देने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि घनानंद बिहारी दोनों को जानते हैं हम लोग। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है। बार बार हर साल आपने देखा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अज्ञेय। तो प्रश्न जो है पूछे जाने की संभावना, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है जब आप पिछले 15 साल के पेपर करेंगे और 2-4 पेपर जब सॉल्व करेंगे तो वही चीज़ें फिर प्रश्न जब रिपीट होगा तो वो कंठस्थ हो जाता है दिमाग में। ठीक है, जब कंठस्थ हो जाता है तो वो चीज़ जब सामने आती है तो और कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है कि हाँ इसके बाहर नहीं आने वाला है, और पेपर में वही चीज़ें आती भी हैं। अधीश्वर का संधि विग्रह, तो ये क्या हो गया, व्याकरण का सेगमेंट हो गया जो कि हर बार पूछा जाता है। तो अधिधन ईश्वर, ठीक है। इसी प्रकार से अब जीवन के हैं कपि आस न कोय, कनगुरिया के मधुरय कंगन होए में कौन सा रास की व्यंजना हुई है। तो विप्लव श्रृंगार यहाँ पे प्रस्तुत है, लेकिन आप यहाँ पे पढ़िएगा मत, क्योंकि संयोग और वियोग और करुण और अद्भुत यही सामान्य रूप से पूछे जाते हैं। तो कई बार क्या है बड़े अटपटे पूछ लेते हैं, तो आपको दिख ही रहा होगा संयोग तो है नहीं इसमें, अद्भुत भी नहीं है, करुण रस है ही नहीं, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मेथड को भी यहाँ पे आप अपनाइएगा। अगला है कि देश की धीमी प्रगति को देखकर आपको कौन सी कहावत याद आती है। 9 दिन चले 2.5 कोस, ठीक है, धीमी प्रगति, ठीक है, अर्थात 9 दिन चले 2.5 कोस। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कंजुर मृगराऊ में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। उपमा में क्या होता है कि जब जो है एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों से समानता व्यक्त की जाती है। रूपक में क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है, जैसे राम के चरण जो है वो कमल हैं। ठीक है, संदेह में क्या होता है, संदेह में क्या होता है कि संदेह होता है कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी। इस तरीके से आपने बचपन से पढ़ी होगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम अगर बात करें तो यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि किसी गांव का जमींदार यदि कंगाल हो जाए तो भी ग्रामीणों पर झूठा रोब जमाए तो कौन सी कहावत सटीक बैठती है। तो कहावत से 1-2 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इनके प्रश्नों का पूछे जाने का जो तरीका होता है, कई बार जो है इससे 2 प्रश्न पूछ लेंगे, कई बार 1 प्रश्न पूछ लेते हैं, बस अंतर बस इतना ही आता है। बाकी प्रश्नों की जो तैयार करने का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है हर साल। इसी तरीके से देखा जाए कि किसी गांव का जमींदार यदि कंगाल हो जाए तो भी ग्रामीण पर झूठा रोब जमाए है, इसमें कौन सी कहावत है कि रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। मतलब कि जमींदारी तो उसकी चली गई है, लेकिन जो जमींदार होने पर जो उसके अंदर जो ऐठन थी, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जो उसके अंदर जो प्रभाव था वो उसका व्यक्ति तो अभी तक नहीं गया था, इसलिए कहा गया है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। तो आप भी यहाँ पे अगर सॉल्व कर रहे होंगे हमारे साथ तो आपको भी लग रहा होगा कि बड़े आसान पेपर हैं, तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए मैंने लाया है जो पिछले साल पूछे गए हैं, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं। आकाश कुसुम का अर्थ क्या होता है, तो असंभव। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होगा। नील कमल में कौन सा समास है, कर्मधारय। समास पढ़ लीजिएगा, संधि विच्छेद थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके हिसाब से। कनिष्क का विलोम क्या है, कनिष्क मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा हो जाता है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाला को एक शब्द में क्या कहा जा सकता है। तो ईश्वर की सत्ता पर जो विश्वास करता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, आस्तिक। ठीक है, जो भगवान में विश्वास रखता है। नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। बार बार यही प्रश्न जो है वो रिपीट क्वेश्चन है, जो कि मैं बार बार बताता हूँ। ठीक है, जब आप पिछले साल के पेपर्स जो हैं देखेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है, कक्षा 5 में थी, कक्षा 5 में। ठीक है, इसके लेखक कौन है अंधेरी नगरी के, तो आपको इसको बताना है। ये नाटक कविता है। ठीक है, नाटक है। किस विधा की रचना है, ये कृति है, तो ये नाटक है।
इसके रचनाकार हुई कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी। और गोदान किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। गोदान के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है या फिर जयशंकर प्रसाद है, ये आपको कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताना है, ठीक है। गोदान किस विधा की रचना है, उपन्यास है ये। और इसके लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतेंदु मंडल के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जो हैं भारतेंदु मंडल के लेखक है। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये है चंद्रप्रदायी की। और आकर्षण का विलोम क्या है, तो अपकर्षण, ठीक है, मतलब विकर्षित करना एक तरीके से कहा जाए। आँखों पर पर्दा पड़ना अर्थात इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही बात न समझना। और गगनचुंबी में समास कौन सा है, तो कर्मधारय समास है। और इसी प्रकार से 24 नंबर है, गगनचुंबी में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो मुश्किल से 2 घंटे का वीडियो होगा। सारी हिंदी का जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं वो चीज़ें पढ़ा दूंगा, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ समेट दूंगा, क्योंकि बार बार आपको ढूंढना ना पड़े। लेकिन आपकी अगर डिमांड आती है तो, अदरवाइज़ अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अदर सोर्सेज भी हैं, यूट्यूब पे भी कई वीडियो हैं, तो उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। जो इंद्रियों से परे हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो अतीन्द्रिय होगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा लास्ट प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो विनय पत्रिका जो हमारी वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आई होप कि आपको 25 प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। तो मैक्सिमम लिया जाए, इसमें पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंधित किस शहर में महान स्नानागार पाया गया था। बचपन से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया था, जिसे हम स्विमिंग पूल आज कहते हैं, तो उसे क्या कहते थे उसमें, महान स्नानागार। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सातवाहन शासकों की राजधानी थी, तो सातवाहन शासकों की जो राजधानी थी वो थी प्रतिस्थान। तीसरा प्रश्न अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। हर बार हर दूसरे हर तीसरे साल यही पूछा जाता है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। इस बार पूछा क्या जाता है, अगली बार ये पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री आया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे देना है फाहियान। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, यही चीज़ें हैं आपको बिल्कुल रट लेनी है डेफिनेटली, क्योंकि जब आप पेपर दे के आएंगे, पेपर दे के निकलेंगे, तो डेफिनेटली यही पेपर जो है, यही सेम प्रश्न जो है 10 से 15 प्रश्न जो है रिपीट होंगे, ठीक है। जो पेपर हमने करवा रखा है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली ये मोर देन इनफ होगा। चौथा नंबर है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था, वर्धमान नाम था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अशोक महान शासक था, कहाँ का, मौर्य वंश का, ठीक है। और आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। कुछ लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा। क्यों देखिए, अगर मैं प्रश्न भी पूछता हूँ तो वो पिछले साल पूछे गए हैं, इसी बेसिस पे मैं पूछता हूँ, तो इससे आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। छठवां प्रश्न है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक हर साल पूछा जाता है। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ तो एक आपको हवाई लग रहा होगा, जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको ये खुद रियलाइज़ होगा कि जो हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है या फिर जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, उन्हीं के बेसिस पे सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप पेपर देने के बाद हम वहाँ पर आपसे देखेंगे वो चीज़ें। प्राचीन भारत में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा संबंधित था, तो किससे संबंधित था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। 9वां नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की प्रधानता क्या थी, तो ये नगरीय व्यवस्था थी, सबसे बड़ी इसकी प्रधानता थी कि ये नगरीय व्यवस्था थी। 10वां प्रश्न इसी प्रकार से है। 10वां प्रश्न की अगर बात किया जाए तो कौटिल्य या चाणक्य ने जिसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था वो कौन थे, तो कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछता है। अशोक के बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ लेना है। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पढ़ लेना है, जैसे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं, रिपीट प्रश्न है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें फोर्स से देकर कहता हूँ। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो हरिहर, ठीक है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। आपको एक चीज़ बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, आप नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, तुरंत कमेंट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ में पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। और इस तरीके से जो प्रश्न है, जो पूछे जाने का तरीका है, वो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट से, 12th पास स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है और यही प्रश्न जो है वो बार बार आते हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था,
इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तीसरा पानीपत का, और चौथा जो है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, उसको आप यहाँ पे बताइएगा। 1761 के पानीपत के, देखिए वहाँ पे पूछ लिया, एक प्रश्न ही पूछ लिया है कि 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में, ये तीसरा युद्ध था, पहला युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना है कि किनके और किनके बीच में हुआ था। कुल मिला जुला के 50 या 70 प्रश्न होते हैं, तो आपको उसको देख लेना है, बाकी उसी में से घुमा फिरा के वो चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 50-70 आप तो याद कर ही सकते हैं, ठीक है, 70 में से आपका 25 प्रश्न जो हैं आएंगे 20-25 से। हो सकता है कि 2-4 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। निम्नलिखित मुग़ल बादशाहों में से किसने मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना की थी? अकबर ने। कुछ विशेष चीज़ें जैसे कि सिक्कों का प्रचलन जो है, फेमस जो चीज़ें हो गई, या फिर मनसबदारी, या फिर पहली, ठीक है, इस तरीके से, या फिर कोई ऐसा कर जो कि अभी तक किसी राजा ने लगाया था, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कि सुल्तान ने बाज़ार से नियंत्रण व्यवस्था प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सुल्तान जो है यहाँ पे पूछा गया है कि बाज़ार व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अगला प्रश्न है शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल बनवाया था। 16 नंबर है निम्नलिखित में से किसको गुरु नानक ने सिख संप्रदाय के गुरु के रूप में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? वो थे गुरु अंगद, ठीक है। इसी तरीके से जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही किस भाषा में लिखी गई है? तो ये फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। बात किया जाए 18 प्रश्न नंबर, तो 1857 में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। 1857 में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे साधारणतया मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी संबोधित किया जाता है? तो 1909 का जो था, इसे मार्ले मिंटो का नाम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अब इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन कब आया था, ठीक है, 1919 जो है डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ में 1909 बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ठीक है, बंगाल का विभाजन किसने किया था, ठीक है। भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था, ठीक है, और बंगाल का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इससे जितने सेगमेंट क्लियर होते थे वो मैं चीज़ें बता दिया हूँ, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। मैं पिछले 6-7 साल से तो एनालिसिस कर ही रहा हूँ, ठीक है, और जो पेपर जो है पूछे जाते हैं तो मैं उनको एनालिसिस करता हूँ, तो वही चीज़ें घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं। इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में, ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इसमें पूछा है, तो 1906 में हुई थी। इसी प्रकार से अगर हमारा देखा जाए 21 नंबर देखा जाए, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश किसके द्वारा किया गया था? पाश्चात्य शिक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है। इसी प्रकार से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए पूछ लिया ना, मैंने बताया था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये भारत का गवर्नर जनरल पूछा है, ठीक है, वायसराय से पूछ सकता है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी क्या थे? उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो पूछे जाने की संभावना भी बनती है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी हो गया, सिविक्स हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, जितने भी सेगमेंट हैं 2 घंटे का वीडियो बनेगा, जिसमें कि सारे सिलेबस को एक ही विषय में जो है। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की स्थिति जब वह सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है तो क्या कहलाती है? उपसौर। और जब वह सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है, ठीक है, अपसौर कहते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को, ठीक है, और सूर्य की किरणें किस तारीख को जो है मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। देखिए हम 25 प्रश्न तो करवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में 10 से 12 प्रश्न जो है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए अगला प्रश्न कोई, तो अगला प्रश्न है कि साल भर उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं उच्च तापमान किस जलवायु के लक्षण है? तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु के लक्षण होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं चौथा नंबर है कि हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, बिली, विलीज सभी विभिन्न नाम हैं तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के, ठीक है। हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो और बिली, विलीज सभी विभिन्न किसके नाम हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। ऑप्शन सी हमारा विल बी करेक्ट आंसर। 5वां नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? तो लैकोलिथ, बैथोलिक और डाइक जो है, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? ये आग्नेय शैल चट्टानें हैं, जबकि मार्बल जो है वो आग्नेय शैल चट्टान नहीं है, ठीक है, आग्नेय शैल नहीं है। इसी प्रकार से बात की जाए भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो अरावली है, ठीक है।
और 7वां प्रश्न है कि प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल रूप है भूमिगत जल का। तो प्राकृतिक पुल अपरदनात्मक स्थल रूप किसका है? भूमिगत जल का। वहीं 8वां नंबर है, देखिए इसमें कुछ प्रश्न आपको टफ भी लग रहे होंगे। लेवल इसका डेफिनेटली अगर मान के चले अप्रॉक्सीमेटली यही रहता है। कुछ प्रश्न 1-2 को छोड़ दे, बाकी अप्रॉक्सीमेटली लेवल यही रहता है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके से प्रश्न को जो है हैंडल करना है, आपको ये चीज़ें समझ लेनी है, किस लेवल की पढ़ाई करनी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शक भिन्न है जबकि 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये जो है 1:50,000 है। रूर औद्योगिक प्रदेश स्थित कहाँ पे है? तो जर्मनी में। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है? रबड़, कहवा और गन्ना तीनों बागवानी फसल है। ठीक है, बागाती फसल है, जबकि चावल जो है बागाती फसल नहीं है। इसी प्रकार से 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? तो ओमस्क, मास्को और चीता ये तीनों जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित हैं, जबकि टोमस्क जो है वो साइबेरियन रेल मार्ग पर, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये टफ में आता है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला समूह है? देखिए पिट जो होता है वो सबसे अशुद्ध रूप होता है, एंथ्रेसाइट सबसे शुद्धतम रूप होता है। तो ये अशुद्ध से शुद्ध रूप आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था प्रश्न का लेवल। तो पहले पिट होता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट। ठीक है, ये शुद्धतम रूप है कोयले का। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र के लिए लंकाशायर प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से 14 नंबर अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? एटलस अफ्रीका में है। ठीक है, सियरा मार्दे मैक्सिको में और मैकिनली अलास्का में है, जबकि एंडीज़ जो है वो यूएसए में नहीं है। ठीक है, कनाडा में है। आई थिंक इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला हमारा है कौन सी भूकंप मेखला नहीं है? तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला और मध्य महाद्वीपीय मेखला और मध्य अंध महासागरीय मेखला ये तीनों जो हैं भूकंप मेखलाएं हैं, जबकि परि अंध महामारी मेखला ये जो है भूकंप मेखला नहीं है। ठीक है, इसको भी स्किप कर सकते हैं। भारत में मत्स्य का अग्रणी उत्पादक ये इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 17 नंबर अगर देखा जाए तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो सुंदरवन जो डेल्टा यहाँ पे है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से है? ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारी बांग्लादेश से गिरती है, गंगा कहाँ पे गिरती है? ठीक है, गंगा का संगम स्थल कहाँ पे है, यानी गंगा जो है यमुना से कहाँ पर आकर मिलती है। और दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को भारत में, ब्रह्मपुत्र को जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पद्मा नाम किस शहर में या फिर किस देश में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को पद्मा नाम से? ये भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके से जो 2-3 प्रश्न यहाँ पे जो भी मुझे दिमाग में आएंगे जो कि पूछे गए हैं तो वो मैं पूछता रहूँगा बीच बीच में आपको। तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में? हमने 4 प्रश्न पूछे हैं। चारों प्रश्न को आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं पिन कर दूंगा। उससे स्टूडेंट को क्या होगा, 25 यहाँ पे हम कराते हैं, लेकिन 10-12 प्रश्न जो है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो है प्रश्न करा दूँ। तो सुंदरवन की स्थिति निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ठीक है, और सब साक्षरता की अगर देखा जाए तो साक्षरता के मामले में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ठीक है, ये 6वां क्वेश्चन आई थिंक हो गया। स्वच्छता का जो अभी नया जो है जो सर्वे हुआ है तो स्वच्छता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे स्वच्छ स्थान कौन सा है भारत में? इंदौर। ठीक है, इस बार भी हुआ था। इस प्रकार से जो है आपका पूछा जा सकता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि इस बार जो है जम्मू कश्मीर का मामला उठा था। और CAA जो हुआ है हमारा इसी के अंतर्गत पूछा जाता है, भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी दर्रे से आप पूछे जा सकते हैं, जैसे लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, बोर्डमिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, और उत्तराखंड के आप दर्रे यहाँ पे याद कर लीजिएगा। देखिए 2-3 आपको याद कर लेने, जैसे एक जम्मू कश्मीर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उत्तराखंड, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश। ये 3 ही राज्यों से दर्रे जो हैं वो पूछे जाते हैं।
हिमालय का विभाजन जो है किन 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 क्षेत्रों में किस तरीके से हुआ है, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी ये कि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा जो है अलग करती है, जैसे मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है, ठीक है, भारत पाकिस्तान। डूरन रेखा भारत अफ़गानिस्तान, ये पूछे जा सकते हैं। बाकी जो प्रश्नों का लेवल है कि कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ पे है, किस स्थान पे है, ये पूछा जा सकता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें थे जो कि मुझे याद आ गई हैं। तो 12 से 15 प्रश्न तो ऐसे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत तथा श्रीलंका का विभाजन करता है। तो पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाक जलडमरू मध्य। इसी प्रकार से 19 नंबर है, सूत्र 1 और सूत्र 2, सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित में से कूट सही कूट का आपको यहाँ पे बताना है। तो जो समदाब रेखाएं होती है वो समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो माफ़ कीजिएगा, ए का 4, देखिए ए का 4 अर्थात समदाब रेखाएं क्या होती है, समान वायुदाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं होती हैं। समलवण रेखाएं क्या होती है, समान लवणता वाले बिंदुओं, वही सेम चीज़ें हैं आपको बड़ी आसानी से। समोच्च रेखाएं क्या होती है, समोच्च रेखाएं समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। और समगतिक रेखाएं समान पवन वेग वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समगतिक रेखाएं होती हैं। इस तरीके से ये प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। 20 नंबर है, मैटूर बांध अवस्थित है कावेरी नदी पर। भारत में कहवा का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, कहवा पूछा है, ठीक है, तो कर्नाटक है। कॉफ़ी के माध्यम से आप पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि कपास का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, अखबारी कागज़ के लिए। और गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो गुजरात में। सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं, उड़ीसा में। और कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। ये 25 प्रश्न, कुछ 15 प्रश्न हमने बताए हैं, 15-20 से प्रश्न जो हमने डिस्कशन किए हैं। तो आई थिंक आप उसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर डेफिनेटली आप हमसे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं।